प्रोटीन वर्ड जो दिया था सबसे पहले टर्म, वो दिया था वर्जीलियस ने। किसने दिया था? वर्जीलियस। वर्जीलियस और मोल्डर दो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने प्रोटीन टर्म का यूज किया था, और ये बताया कि कुछ बॉडी में जिस तरीके से कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट होती है, उसी तरीके से बॉडी की ग्रोथ के लिए हमको प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं क्या? जो प्रोटीन है हमारी, कार्बोहाइड्रेट किससे बने थे? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन्हीं तीन से मिलकर बने थे। यहाँ पर जब हम प्रोटीन को बनाएंगे तो प्रोटीन के लिए हमको एक एलिमेंट और ज़रूरत पड़ेगी, नाइट्रोजन। प्रोटीन में प्रोटीन का जो कॉम्बिनेशन है उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का होना जरूरी है। कुछ प्रोटीन ऐसी हैं जिनमें सल्फर भी देखने को मिलता है, जिनमें सल्फर भी पाया जाता है, लेकिन मैक्सिमम प्रोटीन जो है उनमें क्या क्या होगा? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। 16% नाइट्रोजन कम से कम होनी चाहिए। 16 जो टोटल कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है उसमें 16% क्या होती है? नाइट्रोजन। यानी कि विदाउट नाइट्रोजन जो है वो प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं हो सकता, चाहे एनिमल हो चाहे प्लांट हो। तो नाइट्रोजन सबको चाहिए, ठीक है। नाइट्रोजन जब होगी तभी किसका फॉर्मेशन हो पाएगा? प्रोटीन का फॉर्मेशन हो। बहुत से ऐसे प्लांट हैं जो कि ऐसी सॉइल में होते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन नहीं है, तो फिर वो क्या करते हैं? अगर नाइट्रोजन नहीं होगी तो प्रोटीन नहीं बनेगी, तो वो क्या करते हैं? इंसेक्ट्स को खाने लगते हैं, और इंसेक्ट्स की बॉडी जो होती है उस बॉडी से वो नाइट्रोजन को लेने लगते हैं। जो मैंने आपको पढ़ाया था इंसेक्टिवोरस प्लांट, है ना। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के एग्जाम्पल बताओ, मैंने आपको बताए थे कुछ एग्जाम्पल। हाँ, मैंने बताए थे आपको। जैसे आप उनके बॉटनिकल नेम याद रखिए, जैसे नेपेंथीज है, यूट्रिकुलेरिया है, ठीक है, ड्रोसेरा है। तो ये ऐसे ऐसे प्लांट्स हैं जो कि जो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी जब सॉइल में होती है तो ये इंसेक्ट्स को खाने लगते हैं, और इंसेक्ट्स की बॉडी से क्या कर लेते हैं? नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं। तो नाइट्रोजन सबके लिए रिक्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर सॉइल में नाइट्रोजन नहीं है तो हम कहते हैं कि सॉइल जो है उसकी फर्टिलिटी जो है वो अच्छी नहीं मानी जाती, ठीक है, वो फर्टाइल सॉइल नहीं मानी जाती है। तीन एलिमेंट सॉइल के बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक नाइट्रोजन, दूसरा फॉस्फोरस और तीसरा पोटास, ठीक है। ये तीन सॉइल में होने चाहिए, इनकी तीनों की रिक्वायरमेंट प्लांट, सभी प्लांट्स को होती है। तो अगर इनमें से किसी की भी डेफिशिएंसी है तो हम कहते हैं उस सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो कम है। और ये सारे एलिमेंट्स जो हैं वो प्लांट्स रूट्स के जरिए एब्जॉर्ब करते हैं, है ना। तो अगर सॉइल में नाइट्रोजन नहीं है तो फिर क्या करते हैं? अब मान लीजिए इंसेक्टिवोरस प्लांट है तो वो इंसेक्ट्स को ले लेगा, लेकिन अगर इंसेक्टिवोरस प्लांट नहीं है तो फिर वो नाइट्रोजन को पूरा नहीं कर पाएगा। तो ऐसे प्लांट्स हेल्दी नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा ग्रो अप नहीं करेंगे, है ना, तो ख़राब हो जाएगी क्रॉप हमारी। तो इसलिए इसमें क्या करते हैं कि जो फर्टिलाइज़र यूज की जाती हैं, अब फर्टिलाइज़र्स में जैसे कि यहाँ पर कौन सी फर्टिलाइज़र यूज की जाती है? यूरिया। यूरिया सुना होगा आपने, है ना। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2, NH2CO NH2। लेबोरेटरी में बनने वाला पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो यही है, यूरिया, ठीक है। सबसे फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लेबोरेटरी में तैयार किया था वो कौन सा था? लैब में तैयार किया जाने वाला पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो था वो यूरिया था, और यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। तो देखिए इसमें नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन की प्रेजेंस है, इसीलिए प्लांट्स को यूरिया दी जाती है, प्लांट्स की जड़ों से यूरिया डाल दी जाती है ना। तो जब यूरिया डालेंगे तो नाइट्रोजन मिलेगी प्लांट को, नाइट्रोजन मिलेगी तो प्लांट अच्छी तरीके से ग्रोथ करेंगे कि नहीं, इसलिए यूरिया का यूज़ करते हैं। तो प्रोटीन की सबको ज़रूरत है, और प्रोटीन की ज़रूरत के लिए मेन चीज़ क्या है कि प्रोटीन की ज़रूरत के लिए नाइट्रोजन भी होना ज़रूरी है। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन भी जो है वो प्रोटीन के लिए ज़रूरी है, बिना नाइट्रोजन के प्रोटीन का निर्माण नहीं हो सकता। यहाँ तक बात समझ में आ गई? आप लोग फूड के ज़रिए प्रोटीन को लेते हैं, है ना। फूड के ज़रिए जैसे कि आपने कौन कौन सी चीज़ें ऐसी खाते हैं जिससे प्रोटीन मिलता है? आप सोयाबीन खाइए, दालों में 36% होती है, और सोयाबीन में कितना परसेंट होता है? 44% तक प्रोटीन होती है। और अगर दालों की बात करेंगे तो दालों में जो है 36% प्रोटीन पाई जाती है। इसके अलावा मीट खा सकते हैं तो मीट खाइए, एग खाना चाहते हैं, अंडे खाना चाहते हैं, अंडे खाइए, पनीर भी खा सकते हैं आप, मिल्क प्रोडक्ट कोई भी लीजिए, मिल्क प्रोडक्ट पनीर है और जो भी आप यूज़ करते हो, ठीक है, मिल्क प्रोडक्ट लीजिए तो आपको उससे प्रोटीन मिलेगी। यहाँ पर आपको मिल्क की प्रोटीन का नाम पूछा जाता है कि मिल्क में कौन सी प्रोटीन होती है। जैसे मिल्क में कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है, तो हम लोगों ने वहाँ पर पढ़ा था लैक्टोज, लैक्टोज पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट में।
वैसे मिल्क में कौन सी प्रोटीन होती है, तो कैसीन प्रोटीन होती है। मिल्क में कौन सी होती है, कैसीन। इंपॉर्टेंट प्रोटीन याद रखना, ये पूछा जाता है कि मिल्क की प्रोटीन कौन सी होती है, मिल्क में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो कैसीन प्रोटीन पाई जाती है। मिल्क का हल्का सा जो येलोइश कलर होता है वो सबसे ज़्यादा ह्यूमन मिल्क में ये कैसीन प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, तो मिल्क की प्रोटीन का नाम क्या है, कैसीन। दूध से जो है वो हमको प्रोटीन मिलेगी, या मिल्क प्रोडक्ट जो भी हैं उनसे हमको प्रोटीन मिलेगी। फिश, फिश खाइए अगर आप, तो फिश से आपको प्रोटीन मिलेगी। ठीक है, मीट खा सकते हैं, अंडा खा सकते हैं, फिश, ये तो नॉन वेज लोग जो अगर खाते हैं तो इसको यूज़ करिए तो आपको प्रोटीन मिलेगी। ठीक है, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप सोयाबीन खाइए, दालें खाइए। ठीक है, अदर्स प्रोटीन के पार्ट हैं, फ्रूट्स हैं, कैरेट है, इसको खाइए तो आपको प्रोटीन मिलेगी। अब प्रोटीन क्यों ज़रूरत है, प्रोटीन के क्या क्या फंक्शन हैं। अगर हम प्रोटीन के काम समझें, बॉडी में हमको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट क्यों है, तो पहली चीज़ जो है प्रोटीन क्यों चाहिए हमको, प्रोटीन चाहिए सबसे पहली बॉडी ग्रोथ। बॉडी की ग्रोथ नहीं होगी अगर हमारे पास क्या नहीं है, प्रोटीन नहीं है। जितनी भी मसल्स हैं वो प्रोटीन की बनी होती हैं। ठीक है, तो अगर हमको बॉडी ग्रोथ करनी है, मस्कुलर बॉडी रखनी है, तो फिर हमको क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए। जितने भी बॉडी बिल्डिंग का काम करते हैं जो लोग, वो प्रोटीन के पाउडर या प्रोटीन के सप्लीमेंट्स जो हैं वो लेते हैं, है ना, क्योंकि प्रोटीन जो है वो मसल्स फॉर्मेशन करता है, यानी बॉडी ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा टिश्यू रिपेयरिंग का काम करता है। टिश्यू रिपेयरिंग का काम जो है वो करेगा, कहीं चोट लग जाएगी तो फिर वहाँ के टिश्यू डैमेज हो जाते हैं, अब उन टिश्यूज़ को दोबारा से बनाने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होगी। तो प्रोटीन का दूसरा फंक्शन हो गया कि टिश्यू रिपेयरिंग का काम करेगा। ठीक है, कहीं भी इंजरी होगी, कहीं भी हमारे चोट लग जाती है जब, तो वहाँ के जो टिश्यू डैमेज टिश्यू हैं उनको फिर से रिकवर करने में जो है वो प्रोटीन की हमको ज़रूरत पड़ेगी। तीसरा, एनर्जी भी देता है प्रोटीन। एनर्जी भी देता है प्रोटीन। 1 ग्राम प्रोटीन जो है लगभग 5 किलो कैलोरी एनर्जी दे देता है। ठीक है, जो कि आपको देखा कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा है। कार्बोहाइड्रेट में 4.2 था, यहाँ पर कितना है, 5 है, तो लगभग कार्बोहाइड्रेट के बराबर ही मान लीजिए। तो ये भी एनर्जी का सोर्स है, लेकिन इससे हमको इंस्टेंट एनर्जी नहीं मिलती। इंस्टेंट एनर्जी का सोर्स जो अगर जब भी हम कहेंगे तो क्या कहेंगे, कार्बोहाइड्रेट को ही कहेंगे। इसके बाद और क्या फंक्शन है प्रोटीन का, हमारे शरीर में जितने भी एंजाइम्स हैं, जितने भी एंजाइम्स हैं, ठीक है, वो सारे एंजाइम्स प्रोटीन के बने होते हैं। यहाँ से अलग से क्वेश्चन आप ध्यान रखिए कि एंजाइम्स जो हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं। एंजाइम्स किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं, और ये एंजाइम्स जो हैं वो बॉडी में फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। एंजाइम से क्या होता है, बॉडी में फूड का डाइजेशन होगा। तो ये जो एंजाइम्स हैं वो किसके बने होते हैं, प्रोटीन्स के बने होते हैं। कुछ हार्मोन्स भी बॉडी में जो हैं वो आपके प्रोटीन्स के बने हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे इंसुलिन हार्मोन है, जैसे कौन सा, इंसुलिन हार्मोन है, पेंक्रियाज ग्लैंड के द्वारा जो सेक्रीट होता है और जो ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करता है, हाई नहीं होने देता है, वो इंसुलिन हार्मोन दरअसल प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, तो कुछ हार्मोन्स जो हैं वो भी प्रोटीन के बने होते हैं। एंजाइम्स तो सभी, ऑल एंजाइम्स, जितने भी एंजाइम्स हैं वो सभी प्रोटीन के बने होते हैं। तो विदाउट प्रोटीन क्या नहीं होगा, एंजाइम नहीं बनेंगे। एंजाइम्स नहीं बनेंगे तो फूड का डाइजेशन भी नहीं सही होगा, है ना। तो हमारे बॉडी में क्या क्या फंक्शन है प्रोटीन के, तो पहला है बॉडी ग्रोथ, दूसरा हमने कहा टिश्यू रिपेयरिंग, तीसरा सोर्स ऑफ एनर्जी, चौथा क्या है, एंजाइम फॉर्मेशन, पांचवा क्या है, हार्मोन फॉर्मेशन। कुछ हार्मोन्स जो हैं वो कैसे होते हैं, एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं, लेकिन मैक्सिमम हार्मोन्स जो हैं वो स्टीरॉइड्स होते हैं या फिर किसी कार्बोहाइड्रेट या किसी अदर कंपोनेंट से बने हैं। इसके बाद और क्या रिक्वायरमेंट होती है प्रोटीन की, कि बॉडी स्ट्रक्चर्स जो हैं, कुछ बॉडी स्ट्रक्चर्स हैं जैसे हेयर्स हैं, हमारे नेल्स हैं, ठीक है, इनको बनाने में भी प्रोटीन की हेल्प की ज़रूरत होती है, प्रोटीन यूज़फुल है। तो बॉडी स्ट्रक्चर्स जो हैं ये भी जो है वो किसकी बनी होती हैं, प्रोटीन की बनी होती हैं। ये सारे फंक्शन जो हैं वो प्रोटीन के हैं और इन सब के लिए हमको प्रोटीन की ज़रूरत है। ये सारे फंक्शन करने के लिए पर डे कितनी प्रोटीन चाहिए, तो अगर हम पर डे प्रोटीन की बात करेंगे कि पर डे हमको कितनी प्रोटीन चाहिए, तो 75 ग्राम से लेकर 80 ग्राम तक हमको पर डे प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। 75 ग्राम से लेकर 80 ग्राम तक प्रोटीन हमको पर डे चाहिए। वहीं अगर कार्बोहाइड्रेट की हमने जब बात की थी तो मैंने क्या कहा था कि कार्बोहाइड्रेट आपको कितना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट 400 से 500 ग्राम चाहिए, और प्रोटीन आपको चाहिए 75 ग्राम टू
80 ग्राम। और अगर अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट देखें कि हमारा बॉडी वेट के अकॉर्डिंग जो है वो कितना चाहिए, तो 0.8 ग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट के अकॉर्डिंग जो है वो हमारे पास प्रोटीन होनी चाहिए। तो अंदाज़ आप लगाओगे, मल्टीप्लाई करोगे जब 0.8 का, तो एवरेजन बॉडी वेट 70 टू 80 के बीच में ही ठीक माना जाता है। तो अगर देखोगे तो इतना ही निकल के आएगा, है ना। तो 0.8 ग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से आपके बॉडी में प्रोटीन होनी चाहिए। तो लगभग कितनी प्रोटीन होनी चाहिए? पर डे रिक्वायरमेंट क्या होती है? 75 ग्राम टू 80 ग्राम, इतनी हमारे को पर डे प्रोटीन चाहिए। अब वो प्रोटीन आप कैसे भी ले सकते हैं। आप चाहें तो मिल्क प्रोडक्ट से लीजिए, चाहे तो दाल खाइए। पर डे एक दाल बननी चाहिए, चाहे लंच में बने या डिनर में बने, एक दाल पर डे खानी चाहिए हमको, ठीक है, ताकि जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो हमारी पूरी होती रहे। दूध अगर आप लोग को मिल रहा है, दूध अगर आप पी रहे हैं, तो मिल्क को आप सुबह दोपहर शाम कभी भी जब भी चाहें तो एक गिलास दूध, ठीक है। तो आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी होती रहेगी। तो हमको प्रोटीन चाहिए ताकि हमारी बॉडी जो है वो बिल्ड हो सके, हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ हो सके, हमारी बॉडी में प्रॉपर एंजाइम्स बन सकें, हमारी बॉडी की जो स्ट्रक्चर्स हैं वो हेल्दी हो सकें, है ना। बाल हमारे अच्छे हों, नेल्स ठीक है ना, स्किन हमारी अच्छी हो, तो हमको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज़रूरत है, ठीक है। समझ में आ गया प्रोटीन। तो प्रोटीन मेनली जो बनी होती है वो कौन कौन से एलिमेंट से बनी होती है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। लेकिन कुछ प्रोटीन्स में सल्फर भी मिलती है। लेकिन मेन कंपोनेंट्स जो हैं वो कौन कौन से? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। और प्रोटीन के मॉलिक्यूल में कितने परसेंट नाइट्रोजन होती है? तो 16% नाइट्रोजन होती है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। प्रोटीन के क्या क्या फंक्शन है? बॉडी ग्रोथ, टिश्यू रिपेयरिंग, एनर्जी, एंजाइम्स फॉर्मेशन, हार्मोन्स फॉर्मेशन एंड बॉडी स्ट्रक्चर्स, ठीक है। बॉडी स्ट्रक्चर्स जो होती हैं वो प्रोटीन की बनी होती हैं, चाहे प्लांट हो या एनिमल हो, सबको प्रोटीन की ज़रूरत है। अब दूसरी बात क्या, प्रोटीन के लिए आपने क्या कहा, क्या हम लोगों को फूड लेना है, ठीक है। फूड लेना है तो फूड में क्या क्या लेना है ये बताया। लेकिन अच्छी बात ये भी है कि बहुत सारी प्रोटीन्स जो हैं वो हमारी बॉडी में ही बिल्डअप हो जाती हैं, हमारी बॉडी में ही फॉर्म हो जाती हैं। यानी कि हमारी बॉडी भी जो है वो प्रोटीन की सिंथेसिस कर लेता है, ठीक है। इसलिए इनको हम बायोसिंथेटिक मॉलिक्यूल बोलते हैं। बायोसिंथेसिस हो जाती है इन मॉलिक्यूल्स की, क्या हो जाती है? बायोसिंथेसिस हो सकती है। तो बायोसिंथेसिस हो जाती है, यानी बॉडी के अंदर भी प्रोटीन का फॉर्मेशन हो सकता है। अब बॉडी के अंदर जो प्रोटीन का फॉर्मेशन है वो कैसे होता है उसको समझिए। कि बॉडी में सेल है और सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, राइबोसोम। इसके अलावा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, जिस पर राइबोसोमल पार्टिकल्स लगे रहते हैं। ऐसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस पर राइबोसोमल पार्टिकल्स लगे हों। तो राइबोसोम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन कौन सा? राइबोसोम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक अंतः प्रद्रव्य जालिका। ये सेल ऑर्गेनेल्स हैं, सेल के अंदर हमारे पाई जाती हैं। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम ये दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के। बॉडी के अंदर जो प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है के लिए रिस्पॉन्सिबल सेल ऑर्गेनेल्स कौन कौन से हैं? राइबोसोम एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और लेकिन कौन सी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोमल पार्टिकल्स नहीं लगे रहते हैं, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसके ऊपर क्या पाए जाते हैं? राइबोसोमल पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। इसलिए ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्पफुल है, ठीक है। मेनली जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है वो विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम। सो राइबोसोम को हम कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। राइबोसोम को इसीलिए क्या कहा जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, ठीक है। प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहते हैं? तो हम कहेंगे राइबोसोम को हम प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस का काम है इसका, ठीक है। बॉडी के अंदर जो प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है वो विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम सेल ऑर्गेनेल्स, सो ऑल्सो नॉन एज प्रोटीन फैक्ट्री। यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है। ये सब सेल के अंदर है, ये क्या है? हमारी सेल है ना। और सेल के अंदर हमने ये न्यूक्लियस है
ऐसे ही राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया होती हैं, इसी तरीके से गोल्जी बॉडीज़ होती हैं, है ना। इसी तरीके से अगर प्लांट है तो क्लोरोप्लास्ट भी होगा। तो ये सेल ऑर्गेनेल्स हैं, इनमें से इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स कौन सा, हमने कहा राइबोसोम। तो राइबोसोम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये दोनों सेल ऑर्गेनेल्स जो हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। इसलिए हम ये कहेंगे कि राइबोसोम को हम स्पेशली किस नाम से और जानते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब प्रोटीन बनती कैसी है, कैसे बनती है प्रोटीन। प्रोटीन फॉर्मेशन जो है हमारी बॉडी के अंदर, प्रोटीन का फॉर्मेशन जो है कैसे होता है बॉडी के अंदर, इसके लिए एक प्रोसेस याद रखेंगे, सेंट्रल डोग्मा। क्या है, सेंट्रल डोग्मा। ये क्वेश्चन आ चुका है पहले यूपीएससी में, ये क्वेश्चन आ चुका है कि सेंट्रल, व्हाट इज सेंट्रल डोग्मा प्रोसेस। ठीक है, सेंट्रल डोग्मा क्या है ना। सिंपल सी लैंग्वेज में आप समझिए, बहुत डीप या अंदर नहीं जाएंगे, आपको सिंपल सा आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो प्रोसेस है, ये सेंट्रल डोग्मा जो प्रोसेस है, स्पेशली हम कह सकते हैं कि प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस है। ये क्या है, प्रोटीन की सिंथेसिस की एक प्रोसेस है, जिसमें सबसे पहले क्या होता है कि जो हमारा डीएनए मॉलिक्यूल है, डीएनए जानते हैं ये जेनेटिक मटेरियल है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीएनए मीन्स डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, है ना। तो ये जो हमारा डीएनए है, इस डीएनए से सबसे पहले बनते हैं मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए, जब डीएनए की स्ट्रक्चर आपको मालूम होगा, डबल हेलिक्स मॉडल होता है ये, है ना। डबल हेलिक्स यानी कि इसमें 2 हेलिक्स होते हैं, अगर एक हेलिक्स हटा दो तो आरएनए, और दोनों को अगर जोड़ दो आपस में तो डीएनए। तो डीएनए से आरएनए बनेगा। तो जब डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है, डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है, तो जब डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है और फिर मैसेंजर आरएनए क्या करता है, ये कोडिंग करके प्रोटीन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। क्या करता है, ये कोडिंग करके प्रोटीन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है ना। डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनने की जो प्रोसेस है, इसे हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं इसे हम, ट्रांसक्रिप्शन। और मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन मॉलिक्यूल बनने की जो प्रोसेस है, कहते हैं ट्रांसलेशन। क्या कहते हैं इसे हम, ट्रांसलेशन। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, इन दोनों प्रोसेस को मिलाकर जो प्रोसेस बनी उसको कहते हैं हम सेंट्रल डोग्मा। मेरी बात यहाँ तक समझ में आ गई कि नहीं, ये बताओ। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए कि सेंट्रल डोग्मा प्रोसेस क्या है, तो आप कहोगे क्या, कि डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनने की प्रोसेस जो है उसे ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, और ट्रांसक्रिप्शन के बाद फिर मैसेंजर आरएनए कोडिंग करके क्या बनाता है, प्रोटीन मॉलिक्यूल बनाता है। तो प्रोटीन बनने की, मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनने की जो प्रोसेस उसे ट्रांसलेशन कहते हैं, और ये कंप्लीट प्रोसेस जो है इसी को हम कहते हैं सेंट्रल डोग्मा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो प्रोटीन का फॉर्मेशन हमारी बॉडी के अंदर होता है, इसीलिए इन्हें हम बायोसिंथेटिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं प्रोटीन को, क्योंकि बॉडी के अंदर इनकी सिंथेसिस संभव है। कभी भी 2 व्यक्तियों की प्रोटीन एक जैसी नहीं होती है, हर व्यक्ति के अंदर अपनी डिफरेंट टाइप की प्रोटीन्स होती है ना। कभी भी 2 व्यक्तियों के बीच में एक जैसी प्रोटीन्स नहीं देखने को मिलेंगी आपको, प्रोटीन डिफर होंगी। प्रोटीन डिफर, इनकी फॉर्मेशन का तरीका उनका अलग होगा, कुछ ना कुछ उसमें डिफरेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर सेंट्रल डोग्मा प्रोसेस जो है, इस प्रोसेस को हमने समझा कि इससे हम प्रोटीन की सिंथेसिस बॉडी में कर सकते हैं। अब प्रोटीन जो बनता है, यानी कि जो हमारी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की अगर हम बात करें, कैसे हमारे प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, तो जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है, इस प्रोटीन मॉलिक्यूल की बेसिक स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो है, फंक्शनल यूनिट जो है उसको हम कहते हैं एमिनो एसिड। क्या कहते हैं, एमिनो एसिड। अगर आपसे कहा जाए कि प्रोटीन मॉलिक्यूल की बेसिक संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है, तो प्रोटीन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो है वो क्या होती है, एमिनो एसिड होती है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। ठीक है, यानी कि जो प्रोटीन बनी है वो किससे बनी है, एमिनो एसिड से बनी है। ठीक, कई अमीनो कैसे बनती है, थोड़ा बेसिक देखते हैं इसका, कि ये एमिनो एसिड्स जो हैं, अमीनो एसिड जो हैं, ये टोटल 22 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 22 टाइप के अमीनो एसिड हैं, जिसमें से प्रोटीन फॉर्मेशन में, प्रोटीन फॉर्मेशन में जो यूज होते हैं वो 20 टाइप अमीनो एसिड होते हैं। कितने टाइप के, 20 टाइप। अब तक जो अमीनो एसिड की खोज हो चुकी है वो कितने हैं, 22 प्रकार के।
लेकिन मानव शरीर में 20 प्रकार के अमीनो एसिड जो हैं वो प्रोटीन के निर्माण में भाग लेते हैं। दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए। टोटल नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स कितने टाइप के हैं? 22 प्रकार के हैं। लेकिन ह्यूमन बॉडी की अगर हम बात करें, ह्यूमन बॉडी में प्रोटीन के निर्माण में कितने प्रकार के अमीनो एसिड भाग लेते हैं? 20 प्रकार के अमीनो एसिड भाग लेते हैं। यहाँ तक चीज़ क्लियर? अमीनो एसिड कैसे बनाते हैं प्रोटीन, एक सिंपल सा समझिए कि अमीनो एसिड्स जो हैं, डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड्स हैं। ये अमीनो एसिड आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ने लगते हैं। एक अमीनो एसिड से दूसरा अमीनो एसिड, दूसरे अमीनो एसिड से तीसरा अमीनो एसिड, तीसरे अमीनो एसिड से चौथा अमीनो एसिड, इस तरीके से बहुत सारे अमीनो एसिड्स जो हैं वो आपस में किस बॉन्ड से? पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ने लगते हैं। कौन सा बॉन्ड पाया जाता है प्रोटीन अमीनो एसिड के बीच में? पेप्टाइड बॉन्ड। एक अमीनो एसिड से दूसरा अमीनो एसिड, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा, इस तरीके से बहुत सारे अमीनो एसिड की एक चेन बन जाती है ना। और ये अमीनो एसिड, जो दो अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं, वो जिस बंध के द्वारा जुड़ते हैं उसे हम पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। तो प्रोटीन में कौन से बॉन्ड पाए जाते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड पाए जाते हैं। ठीक। जब ये चेन बनती है, जो ये चेन बनती है अमीनो एसिड की, वो चेन कहलाती है आपकी एक पॉलीमर बन गया ये भाई। मोनोमर यानी एक एकलक जो है वो अमीनो एसिड है, ऐसे बहुत सारे एकलक, बहुत से मोनोमर जुड़ के पॉलीमर बनाएंगे। तो ये जो पॉलीमर बना है आपका, ये पॉलीमर कहा जाता है पॉलीपेप्टाइड चेन। इसको हम क्या कहेंगे अब? पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है। तो पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो बन जाती है। कैसे बनती पॉलीपेप्टाइड चेन? एमिनो एसिड से क्या बना? एमिनो एसिड से बनी पॉलीपेप्टाइड चेन। और पॉलीपेप्टाइड चेन से क्या बने? प्रोटीन मॉलिक्यूल। एक प्रोटीन, डिफरेंट टाइप की प्रोटीन्स हैं, तो एक प्रोटीन, कोई भी प्रोटीन जो होगी उसमें एक या एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन हो सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि हीमोग्लोबिन की जो प्रोटीन है, कौन सी प्रोटीन होती है हीमोग्लोबिन में? ग्लोबिन। तो ये जो ग्लोबिन प्रोटीन है उसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पर बताया किसकी? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है, उस हीमोग्लोबिन में जो ग्लोबिन प्रोटीन है, इसमें कितनी चेन होती हैं? 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से बनती है। ये क्वेश्चन आया है पहले, ध्यान रखना। हीमोग्लोबिन की जो ग्लोबिन प्रोटीन है उसमें कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं? 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं। ठीक है। इस तरीके से अलग अलग प्रोटीन्स में नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो है वो अलग अलग हो सकती हैं। ठीक। एक से लेकर 2, 3, 4, 5, 7, 10, 50, कितनी भी हो सकती हैं वो। तो सारी नहीं मालूम, हीमोग्लोबिन को आप ध्यान रखना। हीमोग्लोबिन की जो ग्लोबिन प्रोटीन है वो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से बनी होती है। फिर से एक बार देखते हैं कि जो हमारा प्रोटीन का फॉर्मेशन है, उसकी प्रोटीन की जो बेसिक यूनिट है, वो बेसिक यूनिट क्या होती है? एमिनो एसिड। ठीक। और एमिनो एसिड अब तक कितने प्रकार खोजे जा चुके हैं? 22 प्रकार के। लेकिन ह्यूमन बॉडी में कितने प्रकार के अमीनो एसिड प्रोटीन के निर्माण में भाग लेते हैं? तो 20 प्रकार के। कैसे बनती है प्रोटीन? कि कई अमीनो एसिड आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं और उनसे एक श्रृंखला बन जाती है, एक चेन बन जाती है, जिसे हम पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं। जब ये पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में जुड़ती हैं तो प्रोटीन मॉलिक्यूल बनता है। यानी अमीनो एसिड से बनेगा पॉलीपेप्टाइड चेन और पॉलीपेप्टाइड चेन से प्रोटीन। ठीक है। ये नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स डिफरेंट टाइप की जो भी प्रोटीन्स हैं उनमें अलग अलग हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बताया कि हीमोग्लोबिन की जो ग्लोबिन प्रोटीन है उसमें कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं? तो हम कहेंगे 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? ठीक है। कुछ इसमें से नोट करना है आपको तो नोट कर सकते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपसे डिस्कस किए, नोट किए हैं आपने? इसमें कोई दिक्कत यहाँ पर? नेक्स्ट, अब बात आती है, फिर से हम कहते हैं कि सबसे बेसिक यूनिट क्या है? एमिनो एसिड। तो पहली बात ये आई कि व्हाट आर एमिनो एसिड्स। ठीक है। ये एमिनो एसिड्स होते क्या हैं? देखिए, इसका नाम है एमिनो और एसिड, यानी कि ये कोई एक ऐसा कंपाउंड है जिस कंपाउंड में एक तो एमिनो ग्रुप होगा और कोई एक एसिड ग्रुप होगा जिससे एसिड बनने वाला। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक एसिमेट्रिक कार्बन होता है। एसिमेट्रिक कार्बन से एक तो NH2 ग्रुप और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH,
कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4, तो इससे 4 ही जो है वो मॉलिक्यूल जुड़ सकते हैं, है ना। एक से तो जुड़ गया क्या NH2, NH2 जो होता है ये इसका एमिनो ग्रुप है, NH2 क्या है इसका एमिनो ग्रुप है, एक तो एमिनो ग्रुप जुड़ा, दूसरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH जो है इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, 2 जगह भर गई, अब 2 जगह बची, ठीक है। इसमें से एक हाइड्रोजन होता है और एक कोई भी एल्कलाइन ग्रुप होता है, R जो है ये क्या है आपका एल्किल ग्रुप, ठीक। ये डिफरेंट अमीनो एसिड्स में बदल जाता है, कहीं कोई ग्रुप होगा, कहीं कोई ग्रुप होगा, कहीं कोई ग्रुप होगा, लेकिन ये और ये यही रहेंगे, एक एमिनो ग्रुप होगा और एक क्या होगा इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप। एमिनो जो होता है वो एमिनो लिख गया, एसिड का मतलब कार्बोक्सिलिक, जहाँ भी COOH लग जाए समझ जाओ एसिड हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एसिड का नाम बताता हूँ, बताइए क्या है। एसिड का नाम है CH3COOH, ठीक है। इसका एसिड का नाम जानते हैं आप क्या है, ये एसिटिक एसिड है, इसका नाम क्या है एसिटिक एसिड है, ये एसिटिक एसिड है। तो एसिटिक एसिड में देखो एसिड बना तो COH लगा, तो जहाँ COOH लग जाता है इसका मतलब हो गया एसिड, COH को हम क्या कहते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। तो अब एक एमिनो एसिड बनने के लिए, कोई भी एक एमिनो एसिड बनेगा तो उस एमिनो एसिड में सब क्या क्या चीज़ें होंगी, सबसे पहले एक कार्बन होगा, और ये जो कार्बन है ये एसिमेट्रिक होगा, एसिमेट्रिक का मतलब होता है एसिमेट्रिक कार्बन है, एसिमेट्रिक कार्बन का मतलब होता है ऐसा कार्बन जिससे डिफरेंट चारों जो हैं वो डिफरेंट ग्रुप हों, तो उसे हम कहते हैं एसिमेट्रिक कार्बन। अगर कार्बन से सभी तरफ एक ही ग्रुप हो तो ये सिमेट्रिक कार्बन है, तो ये कैसा बोला जाता है सिमेट्रिक कार्बन, ठीक है। तो जो एमिनो एसिड होगा उसमें जो कार्बन होगा वो कैसा होगा एसिमेट्रिक होगा, क्योंकि उसमें चारों ग्रुप जो हैं वो डिफरेंट हैं, है ना, एक दूसरे से अलग होते हैं। एक सिंपल अमीनो एसिड मैंने आपको ये बताया, ये सिंपल अमीनो एसिड जो है वो कॉमन फार्मूला जो है अमीनो एसिड का वो ये हो जाएगा। यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है। एक ग्रुप कौन सा होगा NH2 ग्रुप होगा, और दूसरा ग्रुप कौन सा होगा कार्बोक्सिल ग्रुप, तीसरा कोई एल्कलाइन ग्रुप हो सकता है, और यहाँ पर हाइड्रोजन या कोई अदर ग्रुप भी हो, ठीक है। तो ये जो बन गया वो एक एमिनो एसिड। अगर हम जितने भी 20 टाइप के अमीनो एसिड्स जो मैं बता रहा हूँ आपको, जो हेल्प करते हैं बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस में, उस पर सबसे सिंपलेस्ट एमिनो एसिड की अगर हम बात करें कौन सा होता है, तो सबसे सिंपलेस्ट एमिनो एसिड जो है वो ग्लाइसिन है। वो कौन सा है ग्लाइसिन। सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड की अगर हम बात करें तो सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड जो होता है वो कौन सा होता है ग्लाइसिन होता है, ठीक है। और अगर हम सबसे कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड की बात करें, कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है सबसे जटिल अमीनो एसिड, सबसे कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड, सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड कौन सा है ग्लाइसिन है, और सबसे कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड की बात करें तो ट्रिप्टोफैन है, ट्रिप्टोफैन है, ठीक है। तो सबसे सरल अमीनो एसिड कौन सा होता है ग्लाइसिन है, और सबसे जटिल अमीनो एसिड कौन सा है ट्रिप्टोफैन है। ग्लाइसिन का आपको स्ट्रक्चर बताएं कि NH2 एक ग्रुप क्या होगा OH, एक आपका एल्कलाइन ग्रुप की भी जगह H होता है, यहाँ भी H होता है। तो देखिए कितना सिंपल सा बन गया है ना। अगर आप इसका फॉर्मूला देखें तो इसको खोल के मैंने दिखाया, अगर इसको आप फॉर्मूले में कहेंगे तो क्या कहेंगे CH5NO2, कैसे C2, एक C ये एक ये है तो C2, और H देखो कितने 1 2 3 4 5 है ना, तो H5, ठीक है। N कितना है बेटा एक ही है N, O कितने हैं 2 हैं O2, तो ये ग्लाइसिन का फॉर्मूला हो गया C2H5NO2, ठीक है। ग्लाइसिन जो कि सबसे सिंपल एमिनो एसिड है, सबसे सिंपल एमिनो एसिड कौन सा हमारा ग्लाइसिन है, जिसका फॉर्मूला क्या होगा C2H5NO2, ठीक है। और सबसे कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड कौन सा है ट्रिप्टोफैन है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, या आप नहीं भी करना चाहते तो सिर्फ इतना याद रख लीजिए कि सबसे, ये फॉर्मूले ना याद करना चाहो कोई दिक्कत नहीं, आपके यहाँ नहीं पूछे जाएंगे,
लेकिन इतना तो आप याद रख सकते हो, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड कौन सा है, ग्लाइसिन है, और सबसे कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड कौन सा है, ट्रिप्टोफैन है। कितने प्रकार के अमीनो एसिड प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेंगे, 20 टाइप के अमीनो एसिड जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस में आपकी हेल्प करेंगे। अब ये अमीनो एसिड मैंने कहा था आपस में जुड़ते हैं, तो अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ेंगे कैसे, कि कोई भी एक अमीनो एसिड, मान लीजिए ये हमारा है एक अमीनो एसिड ये है, दूसरा अमीनो एसिड से जुड़ेगा ये, दूसरा अमीनो एसिड, किसी भी एक अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप दूसरे अमीनो एसिड के अमीनो ग्रुप के साथ जुड़ेगा, तो दूसरा अमीनो ग्रुप क्या होगा, NH2। ठीक है, अब इनका जुड़ना हुआ तो इसमें से एक हाइड्रोजन इधर से और इधर से 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन ये निकल जाएंगे। क्या निकल गया बाहर, H2O निकल गया, एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और ये बॉन्ड जो है इसके साथ जुड़ जाएगा। यहाँ जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड बनेगा, पेप्टाइड बॉन्ड। कौन सा बनेगा, पेप्टाइड बॉन्ड। तो इस तरीके से अमीनो एसिड आपस में जुड़ते जाएंगे और एक चेन बन जाएगी, और उस चेन को हम क्या कहेंगे, पॉलीपेप्टाइड चेन। उस चेन को क्या कहेंगे हम, पॉलीपेप्टाइड चेन। और ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन होगी ये पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो 1 2 4 आपस में मिलेंगी और प्रोटीन का मॉलिक्यूल बना। यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो अमीनो एसिड्स जो हैं वो हैं क्या, तो अमीनो एसिड ऐसे एसिड हैं, ऐसे कंपाउंड हैं जिसमें एक अमीनो ग्रुप और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप एसिमेट्रिक कार्बन के साथ होता है। इसके अलावा उस एसिमेट्रिक कार्बन से कोई भी एक एल्कलाइन ग्रुप और एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जुड़ा होगा, है ना। सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड ग्लाइसिन, सबसे जटिल अमीनो अम्ल बताओ कौन सा, ट्रिप्टोफैन। कितने प्रकार के अमीनो एसिड, 20। अब इनका क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड अगर हम करें, क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड जितने भी 20 प्रकार के अमीनो एसिड हैं, 2 प्रकार के ह्यूमन में पाए नहीं जाते हैं, है ना। तो 20 प्रकार के जो अमीनो एसिड हैं उन अमीनो एसिड्स को हम 2 क्लास में डिवाइड कर लेते हैं। एक बोले जाते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, ठीक है, और एक बोले जाते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड। क्या बोले जाएंगे, एक बोले जाएंगे नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड और दूसरे बोले जाएंगे एसेंशियल अमीनो एसिड। क्या होते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड और एसेंशियल अमीनो एसिड। अगर मान लीजिए अमीनो एसिड, ऐसे अमीनो एसिड जिनकी सिंथेसिस बॉडी में हो, जिनकी सिंथेसिस किस में हो सकती है, बॉडी में हो सकती है, उनकी आवश्यकता हमको बाहर से लेने की नहीं है, बल्कि वो हमारे बॉडी में ही बन सकते हैं। तो ऐसे अमीनो एसिड जिनकी सिंथेसिस बॉडी के अंदर हो सकती है उनको हम कह सकते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। उनको हम क्या कहेंगे, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। क्या बताया हमने, ऐसे अमीनो एसिड जिनकी सिंथेसिस किस में हो सकती है, बॉडी के अंदर हो जाती है, यानी कि हम स्वतः ही हमारी बॉडी जो है उनका फॉर्मेशन कर लेती है। क्योंकि मैंने कहा ना कि बहुत से प्रकार की प्रोटीन हमारी बॉडी खुद बना लेती है और कुछ प्रकार की प्रोटीन हमको बाहर से लेनी पड़ती है, ठीक है। तो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड से बनने वाली प्रोटीन जो है वो हमारी बॉडी में खुद बन जाएंगी, क्योंकि ये अमीनो एसिड जो है वो बॉडी में बन जाते हैं। तो इनकी सिंथेसिस जो होगी, इनकी जो सिंथेसिस है वो ह्यूमन बॉडी में हो जाती है, ठीक है, इनकी सिंथेसिस बॉडी में हो जाती है। जबकि ये जो है इनकी सिंथेसिस बॉडी में नहीं होती हैं, तो इनको हम फूड सप्लीमेंट्स के साथ लेते हैं। जो भी हम फूड लेते हैं या कोई सप्लीमेंट्स लें उनके साथ हम उसको बॉडी के अंदर ले जाएंगे। ऐसे अमीनो एसिड जिनकी बॉडी में फॉर्मेशन हो जाती है, बॉडी में जिनका निर्माण हो जाता है, उनको नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड की कैटेगरी में रखते हैं। और ऐसे अमीनो एसिड जिनकी बॉडी में सिंथेसिस नहीं होती है
जिनको हम भोजन के जरिए बॉडी में ले जाते हैं, भोजन के जरिए प्राप्त करते हैं, उनको हम बोलते हैं क्या? एसेंशियल एमिनो एसिड। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं? ठीक है, नॉन एसेंशियल और एसेंशियल अमीनो एसिड समझ आए। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है टोटल 11 और एसेंशियल अमीनो एसिड टोटल है 9। 11 और 9 कितने हो गए? 20 हो गए। 11 और 9 कितने हो गए? 20 हो गए। ठीक है, तो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड कौन से अमीनो एसिड होते हैं बताओ? शांति क्यों बैठे हो? समझ में नहीं आ रहा क्या? बोलो, कहीं कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो? नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड कौन से होते हैं? ऐसे अमीनो एसिड जिनकी सिंथेसिस बॉडी में हो सकती है, उनको हम कहेंगे नॉन एसेंशियल। और एसेंशियल जिन्हें हम बाहर से यानी कि फूड के जरिए लेते हैं, उनको हम कहेंगे एसेंशियल। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स कितने हैं? 11 हैं। और एसेंशियल अमीनो एसिड्स कितने हैं? 9 हैं। ठीक है, अब कौन कौन से ऐसे हैं जो नॉन एसेंशियल हैं और कौन से एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं? ठीक है, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स कौन कौन से हैं और एसेंशियल अमीनो एसिड कौन से हैं, हम समझेंगे। ठीक है? मैं बोल रहा हूं, आप लिख रहे हैं ना? पहला कौन सा लिखा? एलेनिन। चलता नहीं क्या ये? चलिए कोई नहीं। पहला एलेनिन हो गया, ठीक है। दूसरा आर्जिनिन, तीसरा एस्प्राजीन, एस्प्राजीन। चौथा एस्पर्टिक एसिड, चौथा एस्पर्टिक एसिड। पांचवा लिखना, मैं क्रम बता रहा हूं उसी क्रम में लिखना। पांचवा लिखना ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, ग्लाइसिन, ग्लूटामाइन, ग्लूटामाइन। क्या क्या लिखा आपने? ग्लूटामिक एसिड, ग्लाइसिन और ग्लूटामाइन। ठीक, इसके बाद लिखेंगे आप सिस्टीन, सिस्टीन। फिर लिखेंगे आप सेरीन, सेरीन। फिर आप लिखेंगे प्रोलीन, PROLIN, प्रोलीन। और अब आप लिखिए टायरोसिन, TIROSIN, टायरोसिन। अब जरा काउंट करिए कितने हो गए? 11 हो गए ना, है ना? 11 हो गए आपके। तो ये 11 जो है वो आपके कैसे हैं? नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड हैं। जो मैंने बताया वही लिखे आपने। एक इसमें मैंने छुड़वा दिया था सेलेनोसिस्टीन, ठीक है, वो सिस्टीन का ही पार्ट है, तो उसको छुड़वा दिया। तो टोटल आपके कितने होंगे? 11 अमीनो एसिड होंगे। और ये 11 अमीनो एसिड जो है वो आपके नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड हैं। ये हमारी बॉडी में खुद बन सकते हैं, हमारी बॉडी के अंदर इनका फॉर्मेशन हो जाता है, इनका निर्माण हो जाता है। दूसरे आप अब लिखेंगे एसेंशियल अमीनो एसिड। अब मैं जिस क्रम में बताऊंगा उसी क्रम में ही लिखना आप, ठीक है। एसेंशियल अमीनो एसिड, पहला लिखेंगे फेनिल एलेनिन, फिनाइल एलेनिन, ये वाला। एलेनिन जो था जो वो कहाँ पर था आपका? नॉन एसेंशियल में था। और फिनाइल एनेलिन कहाँ पर आपका? एसेंशियल में है, ठीक है। तो पहला आपने कौन सा लिखा? फिनाइल एलेनिन। दूसरा लिखेंगे आप वेलाइन, दूसरा लिखेंगे वेलाइन, VALINE। वेलिन जो है आपका, ये भी आपका कैसा है? एसेंशियल एमिनो एसिड है। तीसरा लिखेंगे ट्रिप्टोफैन, तीसरा लिखेंगे ट्रिप्टोफैन। ये ट्रिप्टोफैन के बारे में मैंने अभी एक बात बताई थी, क्या बताई थी बताओ? सबसे कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड कौन सा है? ट्रिप्टोफैन है, ठीक है, ट्रिप्टोफैन। फिर इसके बाद लिखेंगे आप थीरियोनाइन, लिखा है थीरियोनाइन। फिर इसके बाद लिखना आप आइसोल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, आइसोल्यूसिन। फिर लिखना मैथ्यूनाइन,
मैथ्यूनाइन, ये वाला METHIONIN, मैथ्यूनाइन। ठीक है, फिर इसके बाद लिखना आप हिस्टिडीन, हिस्टिडीन सबसे पहला हिस्टिडीन। ठीक है, फिर उसके बाद लिखना आप ल्यूसीन, ल्यूसीन, और फिर लिखना लाइसीन। देखो 9 हो गए। ठीक है, अब नॉन एसेंशियल और एसेंशियल अमीनो एसिड्स क्वेश्चन कैसे आता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा इसमें से कौन सा एसेंशियल अमीनो एसिड और कौन सा नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, सिंपल। या फिर आपसे कह दिया जाएगा कि कौन से अमीनो एसिड ऐसे हैं जिनका बॉडी में फॉर्मेशन हो सकता है, कौन से अमीनो एसिड ऐसे हैं जिनका बॉडी में फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। तो आपको इनके नाम याद रखने होंगे। इनके क्या रखने होंगे, नाम। अंतर समझिए द्वारा दोनों में अंतर क्या है। नहीं सकते ना, अंतर समझिए। आपके सामने लिखे हुए हैं सारे 11, इसमें ए वाले जितने भी हैं वो सब आपके नॉन एसेंशियल होंगे, देखिए। और ए वाले होंगे 4, है ना। कोई भी ए वाला जो है वो एसेंशियल में नहीं है, पहचान लोगे एक सिंपल सा। कोई भी ए वाला आपका एसेंशियल की कैटेगरी में नहीं आएगा। और ए वाले कितने हैं, 4। ठीक, जी वाले हैं 3, कोई भी ऐसा नहीं होगा जो कि एसेंशियल में हो। जी वाले भी सिर्फ और सिर्फ कहां पर होंगे, आपके नॉन एसेंशियल में ही होंगे, हैं कि नहीं। तो AG 2 हो गया। फिर इसके बाद सी वाला 1 है, और जो एक सिर्फ और सिर्फ किस में है आपका, नॉन एसेंशियल में। देखो कोई सी वाला है क्या, नहीं है ना, देखो नहीं है ना। और एस वाला मैंने एक बताया, तो ये भी आपका कहां पर है, नॉन एसेंशियल। यहां तक बात समझ में आ गई। तो इतने तो आप ऐसे ही छांट लेंगे कि A4 G3 C1 S1 क्या हो गया, A4 G3 C1 S1, ये सब कैसे हैं, नॉन एसेंशियल है ना। इसके अलावा सिर्फ आपको याद करना एक टी और एक पी। एक क्या याद करना, एक टी और पी नॉन एसेंशियल का। अब टी कौन सा वाला टी जो है नॉन एसेंशियल में है, टायरोसिन, है कि नहीं, कौन सी है, टायरोसिन, है ना। और पी वाला याद रखेंगे कौन सा है, प्रोलीन। तो टायरोसिन और प्रोलीन, इनको आप याद कर लीजिए। ठीक है, बाकी अपने आप पता कर लेंगे कि ये नॉन एसेंशियल है या फिर ये एसेंशियल है। नॉन एसेंशियल याद कर लोगे, क्या बताया बताओ। ठीक है ना। यानी ए वाले जितने भी हैं, 4 लिखना चाहो तो लिखो, नन लिखना चाहो ना लिखो। A4 का मतलब 4 ए वाले हैं, एलेनिन, आर्जिनिन, एस्पर्टिक एसिड एंड, ठीक है, स्प्राजिन। तो ये आपके क्या हैं, ये आपके 4 ए वाले हैं। तो AGCS जो है वो सिर्फ नॉन एसेंशियल में है, एसेंशियल में नहीं है। टी और पी दोनों तरफ हैं, तो टी वाला याद कर लो टायरोसिन, और पी वाला प्रोलिन, ये आपके नॉन एसेंशियल। तो नॉन एसेंशियल अब हमको याद हो गए। ठीक है, अगर आप एसेंशियल याद करना चाहें, मान लीजिए नॉन एसेंशियल ना करना चाहें, एसेंशियल याद करना चाहें, तो एसेंशियल अमीनो एसिड के लिए एक ट्रिक याद कर सकते हो कि प्राइवेट टिम हॉल। ठीक है, टी से फिनाइल एलेनिन, ठीक है, फेनिल एलेनिन। बी से वैलिन, टी से ट्रिप्टोफैन, फिर अगले टी से थेरियोनाइन, आई से आइसोल्यूशिन, एम फॉर मैथ्यूनाइन, एच फॉर हिस्टिडीन, फिर ए छोटा साइलेंट बना है, एल फॉर लियोसिन, और एल फॉर लाइसिन। हो गए। तो आप इसको याद करने के लिए प्राइवेट टिम हॉल करके आप ट्रिक से याद कर सकते हो, जो भी तरीका आपको सही लगे। ये इसलिए याद करना है, हाँ बताओ बेटा कुछ कह रही हो। ये इसलिए याद करने जरूरी है क्योंकि आपको जब वहां पर लिखे होंगे 4, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा
एसेंशियल और कौन सा नॉन एसेंशियल। सबसे सिंपलेस्ट कौन सा था, ग्लाइसिन था, और सबसे कॉम्प्लेक्स ट्रिप्टोफैन होता है। ठीक है, अब यहां से याद कर लीजिए कि सल्फर कंटेनिंग जो एमिनो एसिड्स हैं वो कौन से हैं। यानी कि ऐसे मैंने कहा था कुछ प्रोटीन ऐसी हैं जिनमें सल्फर भी होती है, तो इसका मतलब कुछ एमिनो एसिड ऐसे होंगे जिनमें क्या होगी, सल्फर होगी। जिनमें क्या होगी, सल्फर होगी। तो कौन कौन से ऐसे एमिनो एसिड हैं जिसमें सल्फर कंटेन करते हैं, जो यानी कि जो सल्फर को धारण करते हैं। तो पहला है मैथ्यूनाइन और दूसरा है सिस्टीन। पहला है मैथ्यूनाइन और दूसरा है सिस्टीन। दोनों के लिए क्या लिखना है मैं, सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड्स। कौन कौन से होते हैं ऐसे एमिनो एसिड जिनमें सल्फर उपस्थित होती है, वो कौन से, मैथ्यूनाइन और सिस्टीन। देखो लिखा है सिस्टीन और मैथ्यूनाइन, 69 लिखा हुआ है। तो दोनों जो है वो कैसे हैं, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है ना। इसके अलावा यहां पर एक क्वेश्चन और पूछा गया है कि बेसिक एमिनो एसिड्स कौन से होते हैं। कैसे, बेसिक एमिनो एसिड बेसिक एमिनो एसिड इसलिए कहते हैं इनको क्योंकि इनकी जो चेन है वो बेसिक है। बेसिक का मतलब वही कार्बन के एसिमेट्रिक कार्बन के साथ NH2 ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप होगा। इसके अलावा जो एल्कलाइ ग्रुप है वो नहीं होगा, उसकी जगह या तो HEH होंगे या फिर कोई सिंपल प्रोस्थेटिक सम होगा। तो बेसिक, तो 3 होते हैं बेसिक एमिनो एसिड। कौन कौन से होते हैं, पहला जो अमीनो एसिड है वो है आर्जिनिन। कौन सा, आर्जिनिन। दूसरा बेसिक अमीनो एसिड है हिस्टिडीन। और चौथा है लाइसीन। लिख लिया। पहला कौन सा है, आर्जिनिन। और ये आर्जिनिन आपका कैसा होगा, नॉन एसेंशियल एसेंशियल, नॉन एसेंशियल होगा। दूसरा हमने आपको बताया हिस्टिडीन। हिस्टिडीन और लाइसिन ये कैसे हैं आपके, एसेंशियल अमीनो एसिड है। इन तीनों अमीनो एसिड को क्या कहा जाता है, बेसिक अमीनो एसिड। ट्रिक के तौर पर अगर आप याद कर सकते हैं तो ऐसे याद कर लिए कि बस आज हंस लो, आज हंस लो। ठीक है, तो बस का मतलब बेसिक एमिनो एसिड, आज से आर्जिनिन, हस से याद रखेंगे हिस्टिडीन, और लो से याद रखेंगे लाइसिन। ठीक है, तो ये जो 3 हैं ये आपके बेसिक एमिनो एसिड हैं। तो यहां तक समझ में आ गया, बेसिक यूनिट जो है इसकी वो हमने बता दिया एमिनो एसिड है। अब हम कहें क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का क्लासिफिकेशन करेंगे। बेसिकली आप समझिए कि दो तरीके से प्रोटीन, दो टाइप की प्रोटीन को हम क्लासिफाई कर लेंगे, दो टाइप में। पहला टाइप है सिंपल प्रोटीन और दूसरा है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन एंड कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, कहीं कहीं सिंपल प्रोटीन एंड कॉम्प्लेक्स प्रोटीन कह दिया जाएगा और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन टाइप बांट दिया जाएगा। वो डिफरेंट बुक्स में आपको मिल जाएगा, आप सिंपल सा समझिए। सिंपल प्रोटीन जिन बिल्कुल सिंपल होती हैं। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन कैसी प्रोटीन होती हैं कि सिंपल प्रोटीन के साथ कोई प्रोस्थेटिक ग्रुप जुड़ा रहता है। यानी कि सिंपल जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है उसके साथ कोई मॉलिक्यूल जुड़ जाए आकर, तो उसको हम कहते हैं क्या, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। जैसे जैसे मैं कहूँ कि फास्फोप्रोटीन कैसी प्रोटीन है, तो फॉस्फोप्रोटीन जो है ये कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है। इसमें क्या हुआ कि प्रोटीन के साथ एक फॉस्फोरस मॉलिक्यूल जुड़ गया। कौन सा जुड़ गया, फॉस्फोरस। ठीक है, फॉस्फोरस जुड़ जाए तो वो कहलाती है कैसी, फास्फोप्रोटीन। याद रहेगा, फॉस्फोप्रोटीन का मतलब क्या हुआ, प्रोटीन के साथ फॉस्फोरस जुड़ गया है ना, फॉस्फेट मॉलिक्यूल जुड़ गया तो वो फॉस्फोर। ऐसे ही ग्लाइकोप्रोटीन
ग्लाइकोप्रोटीन। तो ग्लाइकोप्रोटीन के साथ क्या होगा कि प्रोटीन के साथ कोई कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज जुड़ सकता है, कार्बोहाइड्रेट जुड़ा होगा, तो उसको हम क्या कह देंगे, ग्लाइकोप्रोटीन। बात समझ में आ गया? क्या बताया कि फास्फोप्रोटीन का मतलब होगा अगर इसके साथ सिंपल प्रोटीन के साथ कोई फॉस्फेट मॉलिक्यूल जुड़ जाए या फॉस्फोरस जुड़ जाए तो फिर वो कहलाएगा फास्फोप्रोटीन, है ना। ग्लाइकोप्रोटीन का मतलब हो जाएगा कि अगर प्रोटीन के साथ कोई कार्बोहाइड्रेट प्रोस्टेटिक ग्रुप जुड़ जाए, अब कार्बोहाइड्रेट कोई भी हो सकता है, ग्लूकोज हो या कुछ भी हो, तो वो कहलाएगी आपकी कैसी, ग्लाइकोप्रोटीन। तीसरी कंजुगेटेड प्रोटीन न्यूक्लियोप्रोटीन। न्यूक्लियोप्रोटीन, अब न्यूक्लियोप्रोटीन का मतलब हो गया कि न्यूक्लिक एसिड के साथ, न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, डीएनए आरएनए, है ना। न्यूक्लिक एसिड के साथ जब कोई प्रोटीन जुड़ जाती है तो बनती है क्या, न्यूक्लियोप्रोटीन। जैसे डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन जुड़ गई, कौन सी, हिस्टोन प्रोटीन जुड़ती है तो बनता है क्रोमोसोम्स। जो क्रोमोसोम्स होते हैं हमारे, यानी जो गुणसूत्र हैं, वो कैसे बने होते हैं, न्यूक्लिक एसिड और कौन सी प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन। तो अगर आपसे यही पूछ लिया जाए डायरेक्ट कि बताइए जो क्रोमोसोम है हमारे, 23 पेयर क्रोमोसोम्स होते हैं ह्यूमन में, तो जो क्रोमोसोम्स हैं उसमें कौन सी प्रोटीन होती है, तो कहेंगे हिस्टोन प्रोटीन होती है, कौन सी, हिस्टोन, ठीक है। और वो हिस्टोन प्रोटीन और उसके साथ क्या जुड़ता है, डीएनए, तो डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन इज इक्वल टू क्रोमोसोम, ठीक है। तो क्रोमोसोम का इस तरीके है। तो ये जो हिस्टोन प्रोटीन है वो किस प्रकार की प्रोटीन होगी, न्यूक्लियोप्रोटीन, तो इसमें हम किसके कैटेगरी में रख देंगे, न्यूक्लियोप्रोटीन। फिर आता है क्रोमोप्रोटीन, पहला आपका फॉस्फोप्रोटीन, दूसरा ग्लाइकोप्रोटीन, तीसरा न्यूक्लियोप्रोटीन और चौथा है क्रोमोप्रोटीन। क्रोमोप्रोटीन, क्रोमो का मतलब होता है कलर, क्रोमो का मतलब होता है कलर। जो कलर देने वाले प्रोस्थेटिक ग्रुप हैं जब प्रोटीन के साथ जुड़ जाएं तो वो कहलाएंगे क्रोमोप्रोटीन। जैसे कि एग्जाम्पल हीमोग्लोबिन, जैसे एग्जाम्पल इसका क्या है, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है, और किस प्रकार की कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है, तो क्रोमोप्रोटीन है। हीमोग्लोबिन में प्रोटीन तो है ग्लोबिन, और हीम क्या है, एक प्रोस्थेटिक ग्रुप है जो कलर दे रहा है, कैसा, रेड कलर, है ना। तो क्रोम का मतलब जहां भी क्रोम लग जाए समझ जाओ कि उसका मतलब है कलर, है ना। तो क्रोमोप्रोटीन। तो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन कौन सी प्रोटीन होती हैं, जब सिंपल प्रोटीन के साथ कोई अदर प्रोस्थेटिक ग्रुप उसके साथ जुड़ा हो, कोई अन्य ग्रुप जुड़ा हो, तो वो कहलाएगी आपकी कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, ठीक है। और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन की हमने 4 कैटेगरी बताई। एक बताई आपको कौन सी, फॉस्फोप्रोटीन, दूसरा ग्लाइकोप्रोटीन, तीसरा न्यूक्लियोप्रोटीन, चौथा क्रोमोप्रोटीन। इनके एग्जाम्पल याद रखना, ठीक है। तो ये जो है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। और सिंपल प्रोटीन, जो सिंपल प्रोटीन है इसमें सिंपल एमिनो एसिड्स जो है वो आपस में जुड़कर एक प्रोटीन का फॉर्मेशन कर देंगे। यहां तक चीज क्लियर। बहुत सारी प्रोटीन्स, क्या हटा दें, जुगनू देखा आपने, फायरफ्लाई, आपने देखी होगी ना फायरफ्लाई। फायरफ्लाई जब उड़ती है तो अपने मेटिंग पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए क्या करती है कि वो लाइट प्रोड्यूस करती है। लाइट प्रोड्यूस करती है, किसके लिए करती है वो, मेटिंग पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए। तो जो फायरफ्लाई है उसमें लाइट कहां से आ रही है, मास्टर बल्ब तो लगा नहीं जो लुबदुम 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 होता रहे, है ना। कोई ऐसा नहीं झालर उसमें लगा दी गई हो कि भाई तुम ऐसे करोगे, दीपावली वाले दिन बंद करके उन्हीं को रख लो होटल में, है ना। तो फायर फ्लाई में क्या है, कोई मतलब, फायर फ्लाई आज में पूछ ले, तो घंटे पड़े। अभी हमने क्या कहा, पैसे किसके लिए दिए हैं बताओ, किसका खून चूसना है, हाँ? तब सही मायने में आप स्टूडेंट बनेंगे। तो फायर फ्लाई सबने देखी ना बच्चों। तो फायर फ्लाई में जो लाइट इमिट हो रही है, जो लाइट बन रही है, वो दरअसल एक प्रोटीन की वजह से होती है। जब फायर फ्लाई उड़ती है तो अपनी बॉडी से, जैसे हमारी बॉडी से पसीना निकलता है ना, स्वेट ग्लैंड से, वैसे ही उससे एक प्रोटीन निकलती है। उस प्रोटीन का नाम होता है ल्यूसीफेरिन। क्या नाम होता है, ल्यूसीफेरिन। ल्यूसीफेरिन प्रोटीन जो है
ये सेक्रीट करती है वो, और जब ये ल्यूसीफेरिन प्रोटीन जो है वो मॉइस्ट ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आती है तो फायर यानी लाइट प्रोड्यूस करती है। ल्यूसीफेरिन प्रोटीन किसमें होती है? फायरफ्लाई में, ठीक है। और वो जब ल्यूसीफेरिन प्रोटीन मॉइस्ट ऑक्सीजन के कांटेक्ट में जैसे ही आएगी वैसे ही लाइट प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। ये केमिलोसेंस है, तो केमिलोसेंस बोलते हैं, केमिकल्स के द्वारा जो लाइट प्रोड्यूस हो तो उसको केमिलोसेंस कहते हैं। तो ये लाइट जो प्रोड्यूस हो रही है वो किस प्रोटीन की वजह से हो रही है? ल्यूसीफेरिन। ल्यूसीफेरिन प्रोटीन होती है उसमें, किस में पाई जाती है? फायरफ्लाई में, है ना। कहानी सुनी होगी भूतों की आपने, हम भी सुनाते हैं, पहले बहुत सुनाई जाती। सर्दियों के दिनों में तो आदमी को गांव में लेट के सब एक साथ और वो कहानियां चलती हैं। आपने कभी गौर किया कि अच्छा, आपने भूतों वाली पिक्चरें भी देखी होंगी, खूब मूवीज देखी होंगी। अक्सर पहले की मूवीज और आज की भी तो सिरकटा विरकटा पता नहीं कौन से कंसेप्ट लेके आ गए हैं। पहले वाली जो मूवी होती थी तो जब भूत की एंट्री होती थी तो उस एंट्री पर एक सीन जरूर होता था। नॉर्मली ये तो सभी जगह होता है कि गाड़ी वहीं खराब होगी जाकर, और कट्टिया में पानी लेने तभी जाएगा, और भाई जा ही रहे तो दोनों जाओ साथ, एक को जरूर बिठा जाएगा, है ना। मतलब सिचुएशन तो खुद ही बना लेते हैं। और फिर जब चलते जाएंगे कहीं पानी नहीं मिलेगा तो एक कुएं से धुआं निकलेगा, और धुएं का मतलब भूत आ गया, यानी कि उसकी एंट्री ऐसे ही होगी, ठीक है। या आपने गांव में जब भी कहानी सुनी होगी तो हर कहानी में आप गौर करिए कहीं ना कहीं लाइट का जिक्र जरूर होगा, कि गरम ईंट दे दी, कि उन्होंने कहा कि बीड़ी पिलाओ तो बीड़ी में क्या है? लाइट, है ना। तो कहीं ना कहीं लाइट का जरूर जो है उसमें इन्वॉल्व रहती है। विदाउट लाइट तो भूत की कहानी हो नहीं सकती पूरी। तो ऐसा क्यों है समझो, साइंटिफिक रीजन है इसका। जब भी आप अमावस की रात हो, अंधेरा हो, चांद जो है वो अपने पूरे सरूर में हो, और तब आप शमशान घाट पर अकेले जाओ, ठीक है। तो उस रात भूतों की रात होती है वो। उस समय क्या होते हैं, जितने भी भूत होते हैं वो अपनी पार्टी कर रहे होते हैं, और वो सिगरेट पी रहे होते हैं, और आपको दूर से दिखाई देगा वहां लाइट जल रही है ना। ऐसा अक्सर होता है, खासकर ठंडी सर्द हवाएं चल रही हो तो उस समय तो जरूर दिखाई देगा काली अंधेरी रात में। वैसे भी आप बंद कमरे में एक हड्डी का टुकड़ा डाल दीजिए, है ना, और अंधेरा कर दीजिए तो भी आपको उसमें लाइट दिखाई देने लगेगी। उसका रीजन क्या होता है? बोन्स बनी होती हैं फास्फोरस से। किससे बनी होती हैं? फास्फोरस से। और बोन्स, रात है, अंधेरा देखो उन्होंने बना दिया अमावस्या फलानी रात, ठीक है, और उन्होंने कहा ठंडी सर्द हवाएं चल रही हों, तो ठंडी सर्द का मतलब ऑक्सीजन विद मॉइस्चर, ठीक है। तो ऑक्सीजन जैसे ही इसके कांटेक्ट में आएगी ये बनाएगा P2O5, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। और फास्फोरस पेंटाऑक्साइड जो होता है वो लाइट एमिटिंग कंपाउंड है ना। इससे लाइट प्रोड्यूस होगी, बहुत ज़्यादा है तो धुआं भी प्रोड्यूस हो सकता है ना। तो ये जो फास्फोरस पेंटाऑक्साइड आपने शायद कभी 10+2 में या कहीं आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, धुएं के छल्ले जो बनते हैं, है ना, तो वो इसी के बनते हैं, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के। तो P2O5 बनता है, और जब P2O5 बनेगा तो लाइट एमिट होगी, तो आपको हड्डियों में लाइट दिखाई देगी, आप समझोगे भूत पड़े हुए हैं और वो अपना पार्टी एंजॉय कर रहे हैं। तो इसीलिए सबके पीछे साइंटिफिक रीजन है, ठीक है, सबके पीछे एक रीजन होता है, वो ऐसा लगता है। खैर, यहां तक समझ में आ गया। तो ल्यूसीफेरिन प्रोटीन जो है वो कहां से सेक्रीट होती है? ल्यूसीफेरिन प्रोटीन सेक्रीट होती है फायरफ्लाई से, और वो क्या प्रोड्यूस करती है? लाइट प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो लाइट एमिटिंग प्रोटीन है ये। दूसरी बात, हेयर से हमारे स्किन है, नेल्स हैं, ये सब किस प्रोटीन के बने होते हैं? अल्फा कैरेटिन प्रोटीन। कौन सी? अल्फा कैरेटिन प्रोटीन से बने होते हैं। ये पूछा जाता है इसलिए बता रहा हूं मैं। अल्फा कैरेटिन प्रोटीन नेल्स है, हेयर्स है, या स्किन है,
बोन्स में ओसीन प्रोटीन होती है, ओसीन, ओसीन प्रोटीन। मसल्स में एक्टिन, एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन होती हैं। जो मसल्स बनी होती हैं वो किससे बनी होती हैं? एक्टिन एंड मायोसिन। ऐसे ब्लड में बताओ कौन कौन सी प्रोटीन होती, मैंने पढ़ाया है। ग्लोबिन और भी प्रोटीन्स पढ़ाई थी। अरे प्रोथ्रोम्बिन पढ़ाई थी, फाइब्रिनोजन पढ़ाई थी, एल्ब्यूमिन पढ़ाई थी, ग्लोब्यूलिन पढ़ाई थी। ये सारी प्रोटीन जो है वो किसमें पाई जाती हैं? ब्लड में पाई जाती हैं। ठीक है, तो वो ब्लड की प्रोटीन हो गई। प्रोटीन्स के लिए आपको क्या क्या खाना है? दालें खाइए, सोयाबीन खाइए, मीट खाइए, मांस खाइए। रिवाइज करते हैं। द टर्म प्रोटीन वॉज क्वाइंड बाई द स्वीडिश साइंटिस्ट जॉन बर्जीलियस एंड मोल्डर इन 1838। पहला पॉइंट यही नोट किया था ना आपने, ठीक है। बर्जीलियस और मोल्डर ने जो है वो कौन सा टर्म दिया था? उन्होंने टर्म दिया था प्रोटीन। हमने कहा प्रोटीन इज एसेंशियल फॉर बॉडी ग्रोथ, किसके लिए? बॉडी ग्रोथ एंड टिश्यू रिपेयरिंग। इसके अलावा भी हमने कहा कि एंजाइम्स का फॉर्मेशन प्रोटीन से होता है, हार्मोन्स का फॉर्मेशन प्रोटीन से होता है, बॉडी की बहुत सारी स्ट्रक्चर्स प्रोटीन से बनती हैं, लेकिन बेसिक जो फंक्शन है उसके वो क्या है? बॉडी ग्रोथ एंड टिश्यू रिपेयरिंग। कोई भी प्रोटीन होती है वो मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। बेसिक यही है, लेकिन कुछ प्रोटीन ऐसी हैं जिसमें क्या पाया जाता है? सल्फर प्रेजेंट होता है। यही बात बताया था मैंने आपको, ठीक है। उसके बाद लिखा है जितनी भी दालें हैं, सोयाबीन है, सोयाबीन में मैक्सिमम प्रोटीन है वो कितनी होती है? 44%। ये आपके सोर्स है। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। एक एल्गी है स्पाइरुलिना, हालांकि मैंने जब आपको वहां शुरू में क्लास ली थी वहां भी बताया था। एक एल्गी है स्पाइरुलिना, ये रिच प्रोटीन सोर्स है। तो जितने भी स्पेस ट्रैवलर्स हैं, मैंने वहां पढ़ाया था कि नहीं, जो स्पेस ट्रैवलर्स हैं वो इसको अपने साथ ले जाते हैं ताकि उनकी बॉडी में प्रोटीन जो है बनी रहे। ठीक है, तो एक एल्गी है, एक शैवाल है जिसका नाम है स्पाइरुलिना। इसके अलावा भी एक शैवाल और मैंने बताया था, क्लोरिलिना। कौन सा? क्लोरिलिना। तो क्लोरिलिना और स्पाइरुलिना जो है ये ऐसे शैवाल हैं जिन्हें अंतरिक्ष यात्रा के दौरान अपने साथ लेकर जाते हैं। ठीक है, जो फूड का काम भी करेंगे और ऑक्सीजन भी जनरेट करेंगे। यही चीज मैंने हिंदी में लिखी है, जो पीछे मैंने इंग्लिश में लिखी थी वही चीज हिंदी में, कोई पिक लेना चाहे तो ले सकता है। ठीक है, इसके बाद जो एग का यॉक होता है उसमें कौन सी प्रोटीन होती है? लिपोविटालिन। कौन सी होती है? लिपोविटालिन। जो पल्सेज हैं, जो दालें हैं, उनमें कौन सी होती है? प्रोलीन। जो अनाज है उनमें कौन सी? ग्लूटेन लाइन। किसी को एक बीमारी होती है जिसमें वो ग्लूटेन नहीं खाता है ना, सुना होगा आपने। ठीक है, ग्लूटेन फ्री वो यूज करता है, फ्लोर का यूज करता है ना। तो वो उसी से आप याद रखो, ग्लूटालाइन जो है प्रोटीन उसकी बॉडी जो है वो एक्सेप्ट नहीं करती है, इसीलिए वो उसको नहीं खाता है। मैंने कहा ना सबकी प्रोटीन अलग अलग है। मिल्क में कौन सी प्रोटीन होती है? कैसीन। इतनी याद रखेंगे। ये मैंने इसलिए यहां पर अलग से लिखी क्योंकि ये पहले क्वेश्चंस में पूछी गई है। फिर हमने कहा कि फंक्शन ऑफ प्रोटीन क्या है, कि सम हार्मोन्स जो है वो किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। एंजाइम्स मैंने आपको बताया ही। एंटीबॉडी जो है वो भी आपकी प्रोटीन्स थी, वहां पर हम लोगों ने पढ़ा था। बॉडी पार्ट्स जैसे हेयर, स्किन, कैरेटिन के, बोन्स ओसिन है, मसल्स एक्टिन एंड मायोसिन है, और ब्लड की प्रोटीन्स मैंने आपको अभी लिखाई थी। प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड। बात सही है कि नहीं? ये एमिनो एसिड के ही तो पॉलीमर्स थे। ठीक है,
राइबोसोम इज नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री, इट हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस इन बॉडी। डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनने की प्रोसेस जो है वो क्या कहलाती है, ट्रांसक्रिप्शन, और मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रोसेस ट्रांसलेशन, और इन दोनों प्रोसेस को क्या कहेंगे हम, सेंट्रल डोग्मा, ये बताया था। ठीक है, इसके बाद हमने कहा सिंपलेस्ट एमिनो एसिड कौन सा है, फिर क्या लिखा है, 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड आर इन्वॉल्व इन मेकिंग प्रोटीन इन अवर बॉडी, 10 अमीनो एसिड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फूड आर कॉल्ड एसेंशियल। 10 की जगह यहां पर आप 9 कर लेंगे। ठीक है, दूसरा हमने कहा कि एसेंशियल अमीनो एसिड्स कौन कौन से हैं, हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मेथियोनाइन, मैंने अभी आपको ये सारे लिखाए थे। ठीक है, फिर हमने 10 की जगह यहां पर क्या हो जाएंगे, 11 टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स मेड इन अवर बॉडी, दीज आर कॉल्ड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, है ना। अब नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स कौन कौन से हैं वो यहाँ सारे लिखे हुए हैं। ठीक है, यही बताया था अभी, ट्रिक लिखी आपको जरूरत नहीं, ट्रिक से ऐसे याद हो गए होंगे। बेसिक अमीनो एसिड्स कौन से होते हैं, आर्जिनिन, हिस्टिडीन और लाइसिन। ट्रिक क्या बताई, बस आज हंस लो, ठीक है, इससे याद हो जाएंगे बेसिक अमीनो एसिड। पेप्टाइड बॉन्ड्स आर फाउंड बिटवीन अमीनो एसिड, पेप्टाइड बॉन्ड्स ही तो थे। ठीक है, फिर लिखा पॉलीपेप्टाइड चेन क्या होती है, ए पॉलीपेप्टाइड चेन इज सिंगल लीनियर चेन ऑफ मेनी अमीनो एसिड्स, ठीक है, एनी लेंथ टुगेदर। ए प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ वन और मोर पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड चेन्स, ठीक है, ये 50 या 50 से ज़्यादा भी हो सकती हैं। यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, ए हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, ये क्वेश्चन पहले आ चुका है। टाइप्स ऑफ प्रोटीन की बात की इनमें, तो हमने कहा एक सिंपल प्रोटीन और दूसरी कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, इसको मैंने एक्सप्लेन किया। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन में मैंने ग्लाइकोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन और फॉस्फोप्रोटीन की बात की। कैसीन किस प्रकार की एक फॉस्फोप्रोटीन है। ठीक है, अब प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीजेस, प्रोटीन अगर ना हो बॉडी में तो कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट बीमारियां हैं दोनों, एक का नाम है क्वाशरकोर और दूसरी है मैरेस्मस। ठीक है, क्वाशरकोर एंड मैरा, क्वाशरकोर में क्या है, पेट निकल आएगा, ठीक है, हाथ पैर बहुत पतले होंगे और पेट बाहर आ जाएगा। और मैरेस्मस में क्या है कि यहाँ से स्केलेटन दिखने लगा, हड्डियाँ बिल्कुल मसल्स बनेगी नहीं, तो हड्डियाँ हड्डियाँ उनके ऊपर खाल चढ़ी रहेगी बस। ठीक है, तो वो कौन सी रोग हो जाता है, मैरेस्मस। एडल्ट्स में कम देखने को मिलता है, ये बच्चों में ही ज़्यादातर ये बीमारियां होती हैं। तो एक क्वाशरकोर एंड मैरेस्मस, तो दोनों डिजीज लिख लीजिए। एक क्वाशरकोर और मैरेस्मस जो है वो किसकी कमी से, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग हैं। पहला क्वेश्चन, इज नॉट ए क्लासिफाइड फॉर्म ऑफ कंजुगेटेड प्रोटीन, इनमें कौन सी ऐसी प्रोटीन है जो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन नहीं है। मेटलोप्रोटीन, ग्लूकोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन, तो ये तो सब कॉन्जुगेटेड हो गई। कंप्लीट प्रोटीन कोई भी कॉन्जुगेटेड प्रोटीन नहीं है। दूसरा क्या है, व्हाट इज द एवरेज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एन अमीनो एसिड रेसिड्यू इन ए प्रोटीन, अमीनो एसिड का एवरेज वेट क्या होता है। ठीक है, तो यहां पर आंसर हो जाएगा इसका 110। कुछ बुक्स में 130 भी लिखा हुआ है। हाउ मैनी अमीनो एसिड मेक अप ए प्रोटीन, कितने प्रकार के अमीनो एसिड एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं, आंसर बताओ क्या होगा, कितने, 20। व्हाट इज बॉन्ड बिटवीन अमीनो एसिड कॉल्ड, पेप्टाइड बॉन्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट प्रोटीन्स, प्रोटीन्स आर पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, क्या ये सही है, ग्लूकोज के तो पॉलीमर नहीं होते हैं, किसके होते हैं, अमीनो एसिड। प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड, ये सही है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर इज कॉल्ड बाई डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, कौन सा डिसऑर्डर ऐसा है जिसपे प्रोटीन की कमी से होता है, वेट लॉस, मसल्स फैट्यू, लॉस इन मसल्स स्ट्रेंथ, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, राइबोसोम, दूसरा तो नहीं दे रखा है, नहीं, राइबोसोम।
विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज बाय प्रोटीन डेफिशिएंसी? क्वाशरकोर, ठीक है। एनीमिया होता है ड्यू टू द लॉस ऑफ ब्लड, ठीक है। व्हाट मेक अमीनो एसिड यूनिक? अमीनो एसिड को यूनिक क्या बनाते हैं? ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अमीनो ग्रुप तो दोनों ही हैं। यूनिक बनाती है साइड चेन। ये तो सब में ही होगा ना, कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमीनो ग्रुप तो सब में ही होगा, जो साइड चेन होगी वो अलग अलग होगी, तो वही उसको यूनिक बनाती है। व्हाट आर द प्रोटीन दैट ओनली गिव्स ए सिंगल अमीनो एसिड व्हेन हाइड्रोलाइज्ड? ठीक है, किस प्रकार की प्रोटीन जो है वो सिंगल अमीनो एसिड, वो तो सिंपल प्रोटीन है ना, वो सिंपल प्रोटीन है। क्वेश्चन सारे समझ में आ रहे हैं ना? ठीक है, तो प्रोटीन पार्ट जो है उसको हमने पढ़ा, कल पढ़ के आना आप लोग। थैंक यू।